अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी सीरीज चल रही थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसके अंदर हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, डिटर्मिनेंट्स देखे थे और आज हम देखेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है। अकॉर्डिंग टू हेनरी किसिंजर, उसने अपनी बुक के अंदर ना 2 तरह की फॉरेन पॉलिसी बताई है, या तो किसी की हॉकिश होगी या डॉगिश होगी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी की टाइप्स। अब यहाँ पे उसने अपनी बुक्स में एग्जाम्पल दिया है कि हॉकिश फॉरेन पॉलिसी यूएस की होती है, डॉगिश की चाइना की टाइप की फॉरेन पॉलिसी। अब पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, 20वीं सेंचुरी के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक डिफेंसिव नेचर की है। ठीक है, अब डिफेंसिव किस तरह की है या रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्यों है, कैसे है, वो हम देखेंगे। वो हमें पता चलेगा पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के फेजेस को देख के। ठीक है, डिफेंसिव जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो वर्क करती है रिएक्टिव अप्रोच में। मतलब हमारा जो ओवरऑल हमारी फॉरेन पॉलिसी थी ना, वो किसी रिस्पांस के रिएक्शन में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते थे। और वो हम देखेंगे, ऑब्वियसली आपको भी पता है इंडिया के रिस्पांस में ही होगी और इंडिया से ही रिएक्टिव में होगी। इंडिया कोई एक्शन करता था, हम उसके रिएक्शन में कोई फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते थे अपनी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फेज है फॉरेन पॉलिसी का पाकिस्तान का, वो है एरा ऑफ न्यूट्रलिज्म। ठीक है, एरा ऑफ न्यूट्रल, जिसमें पाकिस्तान न्यूट्रल रहा था। 1947 से 1950 के अंदर पाकिस्तान न्यूट्रल रहा। पाकिस्तान देख रहा था कि किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चलना है। हुआ ये कि पाकिस्तान ने कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन किया, न्यूट्रल रहा। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था इंडिया के साथ। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो रहा था, सिक्योरिटी डायलेमा, सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस और सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा था इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान को कोई ना कोई फैसला करना था, क्योंकि एक तरफ इंडिया कश्मीर का इंसिडेंट हुआ था, 47 की वॉर हो गई, फिर वाटर के ऊपर वाटर बैन करता जा रहा था इंडिया, और भी काफ़ी सारे एसेट्स के ऊपर फ्रीज कर दिए थे इंडिया ने। तो ये सारे इश्यूज़ को देख के पाकिस्तान को समझ आ रही थी कि अब एक न्यूट्रल रह के तो गुजारा नहीं होगा। तो इस वजह से फिर अगला स्टेज आता है, अगला फेज आता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो है एरा ऑफ अलाइनमेंट विद वेस्ट। 50 से लेके 62 के अंदर हम देखते हैं, 1950 से 62 के अंदर पाकिस्तान ने वेस्ट के साथ अलाइन किया। अब हुआ ये कि मैं रशिया वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने रशिया को चूज़ क्यों नहीं किया, यूएसएसआर को और यूएस को क्यों चूज़ किया। उसके पीछे 3-4 इकोनॉमिक रीजन, रिलीजियस रीजन, ये सारी रीजंस थी। लेकिन एक मेन रीज़न ये थी कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इंडिया चला गया था यूएसएसआर की तरफ। तो ऑब्वियसली हमारी रिएक्टिव अप्रोच की वजह से हमने क्या किया, पाकिस्तान ने, लियाकत अली खान ने यूएस का विजिट किया और यूएस के साथ अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, और फिर यूएस ने अलायंसेस में ज्वाइन किया, सीटो को ज्वाइन किया, सेंटो को ज्वाइन किया, और एक पार्ट बन गया पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट का, जिसमें वो रशिया चाइना को, कम्युनिज्म को कंटेनमेंट की जो पॉलिसी थी यूएस की या वेस्ट की, उसके साथ पाकिस्तान इसका एक पार्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया एरा ऑफ अलाइनमेंट विद द वेस्ट। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, जिसके अंदर 1962 से 71 के अंदर हमने अपनी पॉलिसी को एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर एक बायलैटरलिज्म या अलग अलग कंट्रीज के साथ हमने रिलेशंस अच्छे करना शुरू कर दिए। और उसके पीछे सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या थी, क्यों हुआ ये था कि 1962 की जो इंडो चाइना वॉर थी ना, उसके अंदर यूएस ने सपोर्ट किया था इंडिया को। तो इससे पाकिस्तान को ये रियलाइज हो गया था कि यूएस इज नॉट अ परमानेंट फ्रेंड। यूएस वो वाली पॉलिसी अडॉप्ट करता है जहां पे उसका बेनिफिट हो, जिसमें तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है यूएस की, और यूएस हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखता है। स्ट्रेटेजिक बैक वाटर का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये होता है कि आप अपने बेनिफिट के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हो, अपने बेनिफिट के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते हो। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1962 के बाद से नॉर्मलाइजेशन की चाइना के साथ, रिलेशन सही गई है। 63 के अंदर, 64 के अंदर पाकिस्तान ने यूएसएसआर के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया और एक शिफ्ट लेके आया अपनी पॉलिसी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी से अल्टरनेटिव को देख के एक न्यू एरा की तरफ गया, जिसको हम कहते हैं एरा ऑफ बायलैटरलिज्म। ये चौथा हमारा फेज है, जिसको हम कहते हैं एरा ऑफ बायलैटरलिज्म। इसके अंदर 72 से 1979 के अंदर, जिसमें हमारी पीपी की भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें हमने सीटों को छोड़ दिया, हमने सेंटो को छोड़ दिया, हमने मुस्लिम स्टेट्स के साथ रिलेशन बनाया, हमने एक कन्वर्जेंस क्रिएट की मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, जिसमें ओआईसी समिट हुई थी 1974 की, और हमने ज्वाइन किया दोबारा नॉन अलाइन मूवमेंट को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। तो इससे साफ पता चल रहा है हमने एक बायलैटरलिज्म की पॉलिसीज के अंदर, आप वो चाइना वाला इंसिडेंट भी डालें जिसमें हमने हेनरी किसिंजर को वहाँ पे रिपोर्ट करके भेजा था, वहाँ पे हेनरी किसिंजर को चाइना के अंदर, वो जो हमने चाइना के साथ मीडिएशन का रोल प्ले किया था यूएस और चाइना के अंदर 1972 के अंदर। तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि एरा ऑफ बायलैटरलिज्म हमारा था 1972 से लेकर 1979 पाकिस्तान का फेज है। फिर आ जाता है 79 से 1990 के अंदर, ऑब्वियसली आपको पता है, एक रीअलाइनमेंट दोबारा हमने किसके साथ की, वेस्ट के साथ, जिसमें वो अफगान चैप्टर आ जाता है, वो यूएसएस इन्वेजन आ जाती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको सारी बातें पता है कि पाकिस्तान ने एक एफर्ट की थी किसको काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, अफगानिस्तान मुजाहिदीन को वहाँ पे भेजा और वो सारी चीज़ें की। अब इसके पीछे जो रीज़न थी ना, हमारी मेन रीज़न वो थी, वो जो आपका भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक्सप्लेन स्टांस है कि नेट क्रैकर सिचुएशन की बात उसने की थी। उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान मस्ट नॉट बिकम नेट क्रैकर, मस्ट अवॉइड नेट क्रैकर सिचुएशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। हमें नेट क्रैकर सिचुएशन से बचना है, हमने सैंडविच नहीं होना, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है और एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है, हमें इसको किस तरह ओवरकम करना है। और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का आइडिया आया, आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ इमर्ज करता है, और उसकी वजह से हमने
दोबारा वेस्ट के साथ अलाइनमेंट की, वेस्ट के साथ अलाइन किया और अफगानिस्तान के अंदर हमने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखी, क्योंकि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये था कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर डेवलप कर लिया था और पाकिस्तान की सिक्योरिटी डायलेमा बहुत एक हद तक खराब होने लग गया था और सिक्योरिटी एसिमेट्री बन गई थी, एक सिमेट्री और कन्वेंशनल सिमेट्री जिसको आप कहते हैं वो डेवलप होने लगी थी और इसकी वजह से हमें एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए थी, हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए था, तो वो हमने अफगानिस्तान में देखा। तो उसकी वजह से हमने 1979 से 1990 के अंदर पाकिस्तान की जो अलाइनमेंट रही वो वेस्ट के साथ रही और हमारा ये वाला फेज जो है ये रीअलाइनमेंट का फेज था वेस्ट के साथ। फिर एक अलग फेज आता है 1990 से लेकर 2001 तक, वैसे तो म्यूजिकल चेयर्स का दौर था, इसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट सीखे। ऑब्वियसली इसको वो अकबर अज़ैदी भी कहता है, अकबर अज़ैदी की आपकी बुक होगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंटेशन, एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ही रहा है हमारा। इसके अंदर हम क्या करते रहे, कभी इंडिया के साथ इनिशिएटिव अच्छी करने की कोशिश की, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छी करने की कोशिश की, राजीव गांधी का जो विजिट था पाकिस्तान का भी, चाइना का भी, फिर इंडिया ने अपनी कोशिश की कि रीअलाइनमेंट की जाए अपने नेबर्स के साथ। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि यूएसएसआर का फॉल हो गया था, तो इंडिया को नज़र आ रहा था कि मेरे पास अब कोई मतलब सपोर्टर नहीं है, कोई बिग सपोर्ट नहीं है, बिग पावर नहीं है मेरे पीछे। तो खैर हुआ ये कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करनी शुरू की तो पाकिस्तान इस बारे में स्केप्टिव हो गया। पाकिस्तान ने उसको शक की निगाह से देखा और उसके साथ अलाइनमेंट नहीं की। इंडिया ने फिर वही वाली बात है, आपको पता है 1998 वाले इंसिडेंट हुए, न्यूक्लियर अटैक्स हुए, सैंक्शंस लगे यूएस के, सैंक्शंस लगे वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, और उसमें समझने एक एक्सपेरिमेंटेशन ही चलती रही। कभी वेस्ट के साथ खराब हो रहे थे, कभी वेस्ट के साथ सही हो रहे थे रिलेशन, आपको सारी अमेंडमेंट्स वगैरह का आइडिया होगा। तो ये थी ओवरऑल हमारी 20th सेंचुरी की फॉरेन पॉलिसी। 20th सेंचुरी की फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो किस नेचर की रही है, डिफेंसिव नेचर की। डिफेंसिव नेचर के साथ साथ एक रिएक्टिव अप्रोच चलती रही है ओवरऑल पूरे फेजेस के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं। फिर आ जाती है 21st सेंचुरी के अंदर। 21st सेंचुरी की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आपको पता है, एक तो वॉर ऑन टेरर से रिलेट करती है और दूसरा हमने इंडिया फैक्टर को रिकॉन्टेक्चुअलाइज किया, इसको हम देखेंगे। तो इसमें हमें पता चलेगा हमारी पूरी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो किस तरह की कॉन्टेक्स्ट में रही है, डिफेंसिव नेचर में, जिसमें हम रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी रही है। 2001 के बाद क्या हुआ, 2000 के बाद आपको पता है 9/11 हो गया। 9/11 के बाद एक वर्ल्ड में न्यू डिबेट छिड़ गई जिसको आप कहते हैं वॉर ऑन टेरर वाली। पाकिस्तान ने ज्वाइन कर दिया यूएस को, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएस को, स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान वाला पूरा चैप्टर हुआ, ठीक है, टीटीपी आई, फिर टेररिज्म का पूरा वो चलता रहा। अब यहाँ पे रिचर्ड क्लार्क है, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था क्लिंटन का, ठीक है, और बुश के टाइम का भी था, बुश जूनियर का। उसकी एक बुक है अगेंस्ट ऑल एनिमीज, उसने भी यही बताया कि पाकिस्तान सपोर्टेड यूएस ऑन 3 कंडीशंस, मतलब ऐसे ही नहीं अलाइन किया, उसके पीछे 3 रीजन थी। सबसे पहले ये था ऑल पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स इन अफगानिस्तान विल बी इंश्योर सेफ एग्जिट, उनको सेफ एग्जिट मिलेगा जो पाकिस्तानी अफगानिस्तान में रह रहे हैं। फिर नो एंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल बी इंस्टॉल्ड इन अफगानिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमने ऊपर पढ़ी है कि अफगानिस्तान हमारे प्रो पाकिस्तान होना चाहिए हमेशा, ये वाली डिमांड रखी थी पाकिस्तान ने। 3 कंडीशन। तीसरी ये थी कि यूएस विल यूज इट्स इन्फ्लुएंस टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, जो कि रिजॉल्व हो जाता तो बहुत अच्छा था। और इसमें हमारी पॉलिसी जो रही है वो नाइदर रिएक्टिव नॉर प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, हमने इसमें बस सिंपल एक नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी रखी और 3 कंडीशंस दी यूएस को कि आप इस पे अमल करके हमारे साथ हमारा रिजॉल्व करें और हम आपके साथ अलाइन करते हैं, जो कि हमने अलाइन कर ली 21st सेंचुरी के अंदर। फिर ये हुआ कि उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि एक नया 21st सेंचुरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का फेज है वो हमारा है रिकॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ इंडिया फैक्टर इन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। 21st सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप देख को हम सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर डील के साथ हम सपोर्ट करते हैं, इंडिया को हमने सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यूएन के अंदर ऐसी है कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट्स पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहा है। यहाँ पे मनमोहन सिंह की एक वो आपके यूएन फोरम पे उनकी स्पीच है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म लाइज इन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द इंडिया। अब वो ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान को टारगेट किया। फिर आ जाती है सुषमा स्वराज, जो उन्होंने यूएन के फोरम पे 2016 में कहा था कि पाकिस्तान बीइंग स्पॉन्सर ऑफ द टेररिज्म इन रीजन। अब ये दोनों ने पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो इंडिया के साथ अलाइन कर ले, लेकिन वो अलाइन नहीं हो सका। उल्टा दोबारा पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है, यूं कह लें कि पाकिस्तान को अब दोबारा रिएक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट करने की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो अप्रोच है ना इंडिया की तरफ या 21st सेंचुरी की तरफ, वो उसको थोड़ा सा प्रोएक्टिव करने के बजाय वो दोबारा रिएक्टिव होती जा रही है, रिएक्टिव पॉलिसी होती जा रही है। अब इसके पीछे हमारे ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान को इस रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी बाहर निकालें। सबसे पहले तो यह है कि वोट फॉर इंडिया एंड द यूएनएससी फॉर नॉन परमानेंट सीट के पाकिस्तान को फेवर। पाकिस्तान ने 2 क्या स्टेप्स लिए हैं कि जिसकी वजह से उसे फॉरेन पॉलिसी, अपनी रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी को अबेंडन करने की उसने क्या क्या कोशिशें की। सबसे पहले पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है इंडिया को यूएनएससी के फोरम के ऊपर। 2 दफ़ा पाकिस्तान ने वोट किया है कि इंडिया को नॉन परमानेंट सीट मिल जाए यूएनएससी के, ठीक है। एससीओ मेंबरशिप में पाकिस्तान ने फोर्स की वो किया था, इसको सपोर्ट किया था।
फिर फॉर्म कंपोजिट टू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ गए पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई पहले ये होता था कि एक साथ बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस हो रही होती थी, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में ये है कि एक हायरार्की ऑफ इश्यूज़ को हमने एक्सेप्ट किया, हमने कहा पहले एक रिजॉल्व होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, हायरार्की जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक हम आगे एक इशू से दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हुआ ये पाकिस्तान इंडिया ने ये वाली चीज़ को अप्रोच किया और पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कहने का मकसद ये है कि 3 मैनिफेस्टेशन ये वाली ये शो करती हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो हमने कोशिश की कि हम इस रिएक्टिव नेचर से बाहर आएँ और प्रोएक्टिव की तरफ जाएँ, लेकिन ऐसा अब जाहिर है अब यहाँ नज़र आ रहा है कि इंडिया हमें इस तरफ जाने नहीं दे रहा, ठीक है। पाकिस्तान वांट्स इट्स फॉरेन पॉलिसी टू बी वाइब्रेंट, दिस कैन बी अचीव बाय अबैंडनिंग रिएक्टिव अप्रोच, जो कि हमने बात किया कि रिएक्टिव अप्रोच हमें छोड़ने की जरूरत है। इंडिया वांट्स पाकिस्तान टू बी रिएक्टिव इन 21st सेंचुरी। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंडिया पहले रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर उसने पाकिस्तान को कंपेल करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अब मजबूरन 21st सेंचुरी के अंदर वो रिएक्टिव पॉलिसी को अप्रोच करके रखे पाकिस्तान को। इस तरह की उसने एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। आपको पता है काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि पाकिस्तान को उसका रिस्पांस करना पड़ा, हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया, पुलवामा अटैक, और ये सारी चीज़ें आप देख लें, 2019 वाला कश्मीर वाला इंसिडेंट, तो इससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान को इस तरीके से अब एक फेस करने पड़े कॉन्सिक्वेंसेस कि वो अब दोबारा रिएक्टिव अप्रोच की तरफ जाता जा रहा है। तो ये थे कुछ फेजेस जो कि हमने डिटेल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फेजेस को चेक किया। 21st सेंचुरी के अंदर हमने देखा कि एक वॉर ऑन टेररिज्म का एक फेज था और एक इंडिया के साथ हमारी रीअलाइनमेंट का फेज था जो कि खराब हो गया, फेल हो गया। फिर उससे पहले एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन था, रीअलाइनमेंट वेस्ट से थी, बायलैटरलिज्म था, हमने कब सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स देखे, फिर एरा ऑफ अलाइनमेंट विद वेस्ट था, और एक एरा ऑफ न्यूट्रलिज्म का जिसमें हम न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी को भी लेके चलें कुछ थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ फेजेस जो कि आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।